नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो भाई आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अभिवेद वैदिक वे में। तो भाई आज हम यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3, और ऐसा नहीं है यूपीएसआई के लिए हो, जो भी आप एग्ज़ाम में जिसमें सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन है वो पूछा जाता है, उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और भाई आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। लाइक करना न करना ये आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना भाई, मेहनत, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हो और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ यूपीएसआई का, ठीक है ना। और भाई पढ़ाना मेरा शौक़ है भाई, इसलिए अपने शौक़ को पूरा करने के लिए पढ़ा रहा हूँ भाई मैं ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ बच्चे तो है नहीं पढ़ाने के लिए, अब पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, उसके कुछ प्रावधान थे, उसके अनुसार ही हमारा संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था। ये सन कौन सा था, किस सन में हुआ था संघीय न्यायालय स्थापित, बताइए, कमेंट करिए अपना आंसर सोचकर। और मुझे बाद में 40 प्रश्नों का ये सेट है, उसके बाद मुझे अपना स्कोर बताना कंप्लीट होने के बाद सेट को, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो इसका आंसर है वो है 1937, ठीक है। अब बाकी के हमारे ऑप्शन बचे 3। अब ये 1939 यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे 1939 में क्या हुआ था पता है आपको कुछ, भाई मालूम होना चाहिए किस डेट में हमारा क्या हुआ था। आपको बता देता हूँ, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। और ये 1940 में क्या हुआ था, ये 1940 अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव इसमें आया था 1940 में। 1935 आपको पता ही है क्या हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो ब्रिटिश की संसद है वहाँ पारित हुआ था। तो हम अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे। 2 में क्या बोला है, 2 में आपसे बोला है, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। किसके बारे में बात हो रही है भैया, ये जूट के बारे में बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसका उत्पादन होता है ये बात हो रही है। आपको बता देता हूँ, जो जूट का उत्पादन है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में। अब जूट को हम क्या बोलते हैं, जूट को हम सुनहरा रेशा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा, ठीक है। और जूट है वो एक महत्वपूर्ण नकदी फसल भी है। अब इसके कुछ ऑप्शंस पे नज़र मान लेते हैं। इसमें एक बिहार आपको दिख रहा होगा, बिहार किससे संबंधित है, बिहार लीची के उत्पादन से संबंधित है। किसके से, लीची के उत्पादन से। केरल आपको पता है, केरल में रबड़ होती है, नारियल होते हैं, मसाले होते हैं, ये हमारे केरल में होते हैं। गुजरात में कपास ज़्यादा होती है, मूंगफली होती है, और नमक की पैदावार भी वहाँ पे होती है, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में। आप बोलोगे नमक की पैदावार, नमक की पैदावार समुद्र से नमक निकाला जाता है, खेती ही होती है उस नमक की एक तरीके से। खेत में बांध बना दी जाते हैं खेतों में, उसमें पानी बैठ जाता है, नमक ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, एक देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 3 में बोला है, भारतीय संविधान में जो वाक्यांश है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किस द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, बताइए सर। आपको बता देता हूँ, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ली गई है। कहाँ के से, जापान के संविधान से। अब कुछ इनके बारे में देख लेते हैं, ऑप्शन के बारे में। इस ऑप्शन में क्या बोला है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में आपको मालूम है क्या लिया गया है, बताइए क्या लिया गया है। मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है हमारा एक सेकेंड, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। क्या ली गई है, समवर्ती सूची। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से, एक सेकंड भाई, हाँ, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के शक्तिशाली केंद्र संघीय व्यवस्था, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियाँ भी यहाँ से ली गई हैं। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में देख लेते हैं। 4 में क्या बोला है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग
किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। शीर्ष पर एक फनल होती है, उसके साथ एक मापने वाला सिलेंडर होता है। इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी, सीधा आपसे अगर पूछा है उसने कि भैया वर्षा को मापने के लिए, किसको मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वर्षा को मापने के लिए, तो आपको सीधा लगा देना है रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका, रेन गेज का। अब आ गया ये बी ऑप्शन आ गया, और ये तो कोई उपकरण होता ही नहीं। कौन से वाला, ये तो कोई उपकरण होता ही नहीं। अब इसके बारे में बात करते हैं, पायरोनोमीटर के बारे में। इसका जो आंसर है बता देता हूँ, इसका आंसर ए है, ए लगा लेना है वर्षा के मापने के। अब बाकी आंसर के बारे में बता देता हूँ। जो पायरोनोमीटर है उसका प्रयोग किया जाता है आपकी, जो सूर्य होता है ना, जो उसकी प्रकाश होता है, सौर विकिरण को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ये डी वाला ऑप्शन है, ये वाला एनेमोमीटर, कौन सा, एनेमोमीटर, इसका प्रयोग होता है किसमें, किसमें होता है प्रयोग, वायु के वेग को नापने में। ठीक है, चलो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रेलवे वगैरह के एग्जाम में, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में आ चुका है। किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया था? भाई जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जो देखते हो आप, जो हमारी परमाणु क्रमांक के आधार पर है, वो इससे पहले कौन सी आवर्त सारणी थी, आपसे ये इस प्रश्न में पूछा गया है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। किसकी, मेंडलीफ, दिमित्री मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी पहले, जो कि हमारे किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर। किस पे थी आधारित, परमाणु भार पे आधारित थी। ठीक है, उसके बाद हमारे कौन आए, मोजले साहब आए, हेनरी मोजले। 1913 में इन्होंने क्या किया था, एक्सरे स्पेक्ट्रा नाम का प्रयोग किया था। उसी के आधार पर इन्होंने एक आवर्त नियम दिया था भाइयों, और उस आवर्त नियम में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था तत्वों के जो गुण होते हैं, जो उनकी क्वालिटीज होती हैं, वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो कौन सा है, ये दिमित्री मेंडलीफ की स्थान पर हमारी आधुनिक आवर्त सारणी आई थी, हेनरी मोजले की। अब इसमें एक ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको, सी आपने पढ़ा होगा भाई 9th और 10th की एनसीईआरटी में आराम से दे रखा है, अगर आपको याद हो। जो ये न्यूलैंड हैं, जॉन न्यूलैंड, इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बोला था हर जो एलिमेंट होता है उसके पहला और 8वां, अष्टक मतलब पहले और 8वें गुण समान होते हैं। और ऐसे इन्होंने त्रिक नेम दिया था, त्रिक, जोहन डोबे राइनर ने त्रिक का नेम दिया था। तो ये भी आपको याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि त्रिक का नेम किसने दिया था, अष्टक नेम किसने दिया था, जो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। भाई ये सब आपको चारों नाम, ये मतलब एक क्वेश्चन है पर इसमें 4 आपको चीज़ें, 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, 4 इसी एक क्वेश्चन से। अब हम प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, 6 में क्या बोला है। प्रश्न नंबर 6 में बोला है, अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिष्ठित है, ये कौन सा अधिनियम था भैया, उसके बारे में बात हो रही है। इसे कोई तो भाई रटने वाला सवाल है, अधिनियम आप याद कर लेना। 6 में का इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये वाला सवाल इसका आंसर है, पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009 की धारा 8 में ये बात बोल रखी है, ये अधिनियम है और उसकी धारा 8 में ये बात बोल रखी है। ठीक है, चलो ये तो आपने पढ़ लिया। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? बताइए साहब, सीलोन किस देश को कहा जाता? और आपका पड़ोसी देश है, और जिसके साथ अभी, जिससे अभी कौन हारी थी, जिससे भी T20 में भी पाकिस्तान हारी है कल ही। ठीक है, तो भाई मैंने बता दिया, हिंट दे दिया आपको, वो है श्रीलंका। कौन सा देश है, वो है श्रीलंका। इसको भैया जब इस पर ये उपनिवेश था, किसका, ब्रिटिश का ही था उपनिवेशक, जो इसका उपनिवेशक नाम था वो था सीलोन। फिर क्या होता है, 1972 में इसका नाम क्या कर देते हम, फ्री सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, इसका नाम हो जाता है 1972 में। ठीक है, और जो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए मालदीव और मॉरिशस, ये क्या है, ये एक हमारे हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है। ठीक है, और जो नीचे दिख रहा है सूरीनाम, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है सूरीनाम। शायद सूरीनाम नाम नहीं, शायद प्रधानमंत्री को कोई अवार्ड दिया था अभी, अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था सूरीनाम ने जब यात्रा पे गए थे।
चलो अब प्रश्न नंबर 8 की ओर हम चल लेते हैं। 8 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। अब ये कौन सा विषाणु था जिससे स्वाइन फ्लू होता है, मतलब कौन सा वायरस था वो, उसका नाम क्या था भाई साहब। ये सबसे इजी सवाल है, आप देख सकते हो। और आपको बता देता हूँ इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहले तो आंसर बताता हूँ, इसका है H1N1 विषाणु, ठीक है। अब जो ये स्वाइन फ्लू है ये कब आया था, कब ये चर्चा में आया था, कब ये महामारी के रूप में आया था, बताइए, मुझे कमेंट करिए, आप बताना। चलो मैं बता देता हूँ, ये भाई 2009 में आया था। ये महामारी के रूप में फैल गया था 2009 में। और एक किससे संबंधित बीमारी है, जैसे कोविड-19 था, श्वास से संबंधित ही बीमारी है, ठीक है। अब बाकी आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन, एबोला, क्या दिख रहा है, एक आपको ये एबोला दिख रहा होगा, एक अलर्क विषाणु दिख रहा होगा और एक मारबर्ग विषाणु दिख रहा होगा। जो भाई एबोला है ना, उसमें क्या होता है, ये एक ऐसा है, ये ऐसा बुखार आता है, इसमें ऐसा फीवर आता है आदमी को, जिससे आदमी को खून आने लगता है नाक से। इसे बोलते हैं रक्त स्रावी बुखार टाइप की बीमारी है ये। और ये दोनों ही बीमारी ऐसी हैं, मारबर्ग विषाणु और एबोला विषाणु। इससे क्या होता है, रक्त स्रावी बुखार आता है, हमें खून आने लगता है हमारे कान नाक से, ठीक है ना। और नंबर सी आपको पता होगा, रेबीज जानवरों के काटने से होता है, कुत्ता वगैरह, बिल्ली, जो भी जानवर हैं उनके काटने से होता है। अब प्रश्न नंबर 9 में देख लेते हैं, 9 में क्या बोला है। प्रश्न नंबर 9 में बोला है गैस्ट्रोक्सिनियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। ये मांसपेशियों के आप नाम याद कर लेना, इंपोर्टेंट कुछ मांसपेशियाँ होती हैं जो हमारी शरीर में पाई जाती हैं। ये आपको गैस्ट्रोक्सिनियस जो मांसपेशी है, ये हमारी निचली टांगों में पाई जाती है, जिसे हम पिंडली बोलते हैं। पिंडली, जो पिंडली होती है ना हमारी घुटने से नीचे जो पीछे का हिस्सा होता है पिंडली, उसी मांसपेशी को हम ये बोलते हैं गैस्ट्रोक्सिनियस मांसपेशी, निचली टांग के निचले भाग में, ठीक है, जैसे पिंडलियाँ बोलते हैं वहाँ पे। और भाई अब इसमें कोहनी में आपको पता है, कोहनी में जो हमारे होते हैं, जो हम बॉडी दिखाते हैं सबको कोहनी से ऊपर, वहाँ हमारे पाए एक ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, जैसे हम जिम में बनाने जाते हैं। और गर्दन की जो मांसपेशी उसका बहुत लंबा नाम है, आपको बता देता हूँ, स्ट्रेनोक्लेइडोमेस्टोइड ऐसा ही कुछ नाम है इसका यार, आप देख लेना भाई, बहुत बड़ा नाम है यार। और उंगलियों में फ्लेक्सा और एक्सटेंसा उंगलियों में पाई जाती है, ठीक है। पढ़ लेना, आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोला है, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। 1912 में जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने रखा था, बताइए साहब, किसने रखा था। अब्राहम आर्टेलियस ने, अल्फ्रेड वेगेनर ने, आर्थर होम्स ने, थॉमस एडिसन ने। जो ये था ना प्रस्ताव था, आपको बता देता हूँ उसकी कहानी क्या थी। पहले इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हमारे अल्फ्रेड वेगेनर हैं। और इन्होंने बोला था जितने भी हमारे महाद्वीप हैं अभी, वो सब पहले एक महाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे, और उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। क्या नाम था उस महाद्वीप का, पेंजिया नाम था, ठीक है ना। बस वो सब आपस में जुड़े हुए थे, सब बाद में अलग होके अलग अलग बन गए। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। भाई ऐसे काम जो करते हैं ना, अच्छे अच्छे काम, थोड़ा तो आपको पता है यूनेस्को कर सकता है। कौन कर सकता है, यूनेस्को ही, ठीक है। तो वो काम किसने किया होगा, वो काम यूनेस्को ने किया होगा। और कब किया था, 1971 में किया था यार, ये भी याद रख लेना, किसमें किया था, 1971 में। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत एग्जाम में आ चुकी है, जो आपको लिख कर दूँ, IUCN। अब ये भाई हमारी हर साल एक कुछ प्रकाशित करता है, कोई बुक प्रकाशित करता है, और उस बुक में होता है विलुप्त हुई प्रजातियों के नाम जो विलुप्त होने जा रही हैं, कगार पे विलुप्त होने की, या जो विलुप्त हो चुकी हैं, वो बुक ये जारी करता है। उसका नाम है रेड डेटा बुक। कौन करता है, IUCN, ठीक है। IM के बारे में आपको पता होगा। नासा आपको पता होगा, नासा क्या है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अभी देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बोला है मुंडा भाषा समूह से संबंधित, जो मुंडा भाषा है हमारे भारत में कहाँ जा जाती है,
ये मुंडा भाषा है हमारे भारत में। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में समूह होता है मुंडा भाषा, और इसमें दो मुख्य भाषाएं आती हैं, एक संथाली, एक मुंडारी। और ये किस परिवार से संबंधित है आपको बता देता हूँ, ये ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। ठीक है, मुंडा भाषा समूह किससे, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है ये। अब आपको ये तो आपको पता है कि हिंद आर्य इंडो आर्यन एक संबंधित है। ये भाई साहब जो हिंद आर्य भाषा समूह है, जो हिंद आर्य है, बता देता हूँ, ये सबसे बड़ा भाषा समूह है। क्या है, सबसे बड़ा भाषा समूह। इसमें मेन से 3 भाषाएं आती हैं, एक हिंदी आती है, और एक मराठी आती है, और एक कौन सी आती है, बंगाली आती है इसके अंतर्गत। ये आपको पता होगा चीनी तिब्बत, ये पूर्वी भारत में है चीनी तिब्बत। इसमें नागा, बोडो, मणिपुरी आती हैं। और जो इसके बारे में सबको पता होगा, ये है द्रविड़ भाषा समूह। इसमें आपकी 4 भाषाएं आती हैं द्रविड़ में। ये साउथ इंडिया में बोला जाता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और ये जो भी भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में आती है, ये भारत की जो 22 भाषाएं उनमें भी शामिल है भाई साहब। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। अगर कोई मेरा भाई अगर इस्लाम से संबंधित होगा तो इस प्रश्न का आंसर दे सकता है। इसमें बोल रखा है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। भाई साहब इनके कुछ स्तंभ होते हैं आस्था के, और आपको मैं स्तंभों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है इस्लाम धर्म बेकार है, इस्लाम धर्म अच्छा है, बस उसका अच्छे से फॉलो किया जाए, उसका पालन किया जाए, तो ये भी एक नेकी का रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो भाई इसमें है 5 स्तंभ, और 5 स्तंभ कौन कौन से वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला है शहादा। शहादा का मतलब है कि भाई ये विश्वास करने की घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं कि अल्लाह के एक होने की और मोहम्मद पैगंबर के होने का विश्वास होता है, इसे बोलते हैं शहादा। और दूसरा होता है सलात या नमाज। इसका मतलब ये हुआ कि दिन में 5 बार नमाज सभी मुस्लिम भाइयों को पढ़ना अनिवार्य है। दिन की 5 बार की नमाज पढ़नी चाहिए सबको, ये इसमें बोला है। कितनी बार, 5 बार नमाज। अब इसके 2 स्तंभ हो गए। अब तीसरा स्तंभ कौन सा है, तीसरा है ज़कात। ज़कात का मतलब है दान, गरीबों को दान करना चाहिए, भिक्षा देनी चाहिए गरीबों को। ठीक है ना, दान और भिक्षा ये हमारे हिंदू धर्म में भी है और इसमें भी है। और हिंदू धर्म में भी पूजा का यह है, इसमें भी है। और हिंदू धर्म में भगवान को मानने का इसमें भी है, अंतर कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस सोच का अंतर है लोगों की का। अब चलते हैं चौथे स्तंभ की ओर। चौथा स्तंभ है सोम और रोज़ा। सोम और रोज़ा, जैसे हमें नवरात्रि आती है, 9 दिन का व्रत रखते हैं, ऐसे ही रमज़ान के महीने में मुस्लिम भाई क्या रखते हैं, पूरे महीने का व्रत रखते हैं, उपवास रखने का है रमज़ान के महीने में। और 5वां जो स्तंभ है वो आता है हज यात्रा का। कौन सा, हज यात्रा का। जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा, पर ये ऑप्शनल है, यदि सक्षम हो तो इंसान वो जा सकता है, उसे अच्छा लाभ मिलता है। बाकी 4 तो फॉलो करनी चाहिए सबको। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 14 में बोला है, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है। जो कानून की जो हद है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है, मतलब कौन से ऑप्शन सही है हमारे, देख लेते हैं भाई ऑप्शन। अरे ये हुआ, हाँ, संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी इलाके के हिस्से के लिए कानून बना सकती है। बना सकती है कि नहीं बना सकती भाई, बना सकती है, उसके पास अधिकार है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। अगर भारतीय नागरिक है तो भाई मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी लागू होंगे भाई साहब। और जो ये शक्ति है कानून बनाने की, वो संसद के पास वो आर्टिकल 245 के भाग 1 में है। ठीक है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या बोला है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक से संबंधित है। किसके बारे में बात हो रही है, भीतरी स्तंभ शिलालेख। कौन से, भीतरी स्तंभ शिलालेख। अब भीतरी स्तंभ शिलालेख का क्या बारे में आपको पढ़ रखा होगा आपने। जो भीतरी स्तंभ शिलालेख हैं वो किससे संबंधित हैं, क्या स्कंदगुप्त से हैं, क्या समुद्रगुप्त से हैं, या चंद्रगुप्त से हैं, या कुमारगुप्त से हैं।
बताइए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करना, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। इजी नहीं है, किसी को हार्ड लग सकता है, पर इस सवाल का जवाब कमेंट में करना। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। अब बाकी मैं ऑप्शंस को आपको बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को आपको मैं बता देता हूँ। वैसे जो इसका आंसर है वो इसका आंसर बता देता हूँ। वो इसका आंसर स्कंदगुप्त होगा। क्या होगा? स्कंदगुप्त का आंसर होगा। और आपको ये पता है कुमारगुप्त कौन थे? भाई इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमारगुप्त ने। और ये पता है चंद्रगुप्त जो दे रखे हैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम कर लो, ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, जिन्हें हम विक्रमादित्य कहते हैं, वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। और ये सवाल, इनके ऊपर सवाल कई बार आ चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या बोला हुआ है? प्रश्न नंबर 16 में बोला हुआ है, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव का आयोजन कौन करता है? बताइए भैया, कौन करता है भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनावों का आयोजन? ये तो आप बता ही दोगे यार मेरे हिसाब से, कि नहीं बता पाओगे भाई? बता दोगे, नहीं बता पाओगे? चुनावों का आयोजन कौन करता है? चुनावों का आयोजन करता है भारत निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग। अब आप सोचोगे राज्य या राज्य की बात हो रही है, राज्य में राज्य चुनाव है भाई। राज्य चुनाव आयोग खाली पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव का आयोजन करता है। बाकी जो संसद के चुनाव हो गए, किसके? संसद के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के और सभी राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वो कौन करता है? वो करता है भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। आर्टिकल 324। चलो छोड़ो, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में क्या बोला है? अल्बुकर्क ने गोवा को से अधिकृत किया था। अल्बुकर्क ने किस से गोवा को अधिकृत किया था भाई साहब? किससे छीना था? सीधी सीधी बात है भाई, छीना था बीजापुर के सुल्तान से। कब छीना था? 1510 में, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, अपील के उच्चतम न्यायालयों के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वही आ गया क्या भाई? उच्चतम न्यायालय को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वो किया गया था ब्रिटिश पीवी काउंसिलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश पीवी काउंसिलिंग के द्वारा, ठीक है। और 1950 को ये बना था, 26 जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना था, ठीक है, जिसे प्रस्तावित किया था उससे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में क्या बोला है? 19 में बोला है, हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? बताओ कब किया गया था? हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित कब किया गया था? वो किया गया था 1986 में। और आपको पता होगा हम्पी बहुत ही फेमस जो साम्राज्य है, उसकी क्या है? राजधानी। बताओ किसकी राजधानी है? वो है विजयनगर साम्राज्य की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्या बोला हुआ है? प्रश्न नंबर 20 में बोला है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? अरे यार, वित्तीय आपातकाल तो कभी लगा ही नहीं हमारे देश में। वित्तीय आपातकाल 0 बार घोषित हुआ है और आर्टिकल 360 में आता है। 3 ऑप्शन है, 3 बार क्या लगा है हमारे देश में? क्या लगा है 3 बार? आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352 हमारे देश में 3 बार लग चुका है। कब कब? 62 में, 71 में, 75 में, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन तो लगता रहता है, वो लगा है 356 में। इस आर्टिकल में 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन। कितना हो गया हमारा? 20 तक हो गया। अरे यार जल्दी करने पड़ेंगे भाई। 21। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं? जो गैर वित्तीय कंपनी होती हैं उनकी बात हो रही है। एटीएम सेवा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है, मतलब हम इंटरनेशनल तौर पे एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है। ये कौन सा एटीएम होता है? ये होता है भाई, आपको पता होगा, सफ़ेद सबसे ऊपर होता है, सफ़ेद लेवल का एटीएम। कौन सा होता है? सफ़ेद लेवल का एटीएम होता है। सफ़ेद लेवल का होता है यार, पक्की बात है यार। सफ़ेद लेवल का होता है। और जो भूरा लेवल होता है बैंकों का एटीएम होता है, ठीक है। सफ़ेद का आंसर हो जाएगा, बाकी आप सर्च कर लेना, वैसे तो ये आंसर सही है। अब देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर 22 को। भारत की जनसंख्या इतिहास में किन
दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। अरे ये सबको पता है भाई। कब है? 1951 से लेकर 1981 का जो दशक है वो भाई जनसंख्या विस्फोट माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसमें जो जन्म दर थी ना, जन्म ज़्यादा हुए, जन्म दर की जो परसेंट थी वो बढ़ गई, मृत्यु दर की हमारी क्या होगी? कम हो गई। कम मर रहे हैं और ज़्यादा जन्म रहे हैं, क्या हो जाएगा? जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। 23 में क्या बोला है? 23 में हमसे बोला गया है भाई साहब, क्या बोला गया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1887 में। और ये चौथा भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इसे क्या बोलते हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। और ये 1885 में क्या हुआ था? जो गर्त में डूब चुका है, कांग्रेस की स्थापना। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब देख लें प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में क्या बोला है? किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सबको पता होगा यार। मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र है। जो हमारे मानव अधिकार हैं उनका जो घोषणा पत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा हम उसे बोलते हैं। ठीक है भाई। और ये कब हुआ था? ये इसे कब अपनाया गया था? जो मैग्ना कार्टा है इसे कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। किसने? राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र थी, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसे अपनाया था। ठीक है। और भाई 10 दिसंबर को हमारा क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया है? किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? बताइए किसने किया है? बताइए। ये क्या है? यूरोपीय संघ ने। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में क्या बोला है? किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? किसको माना जाता है बैलेंसिंग व्हील? बताइए, जल्दी कमेंट करिए। वो माना जाता है भैया वित्त आयोग को। क्या राज्य को कितना पैसा देना है, स्टेट को कितना पैसा देना है, वो अपने हिसाब से पैसा देती है। और वित्त आयोग 280 में है, आर्टिकल 280। 27 देख लेते हैं। 27 में क्या बोला है? भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खीर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी? जो राजभाषा आयोग था उसकी नियुक्ति किस वर्ष की थी? बताइए। अरे यार सीधा सवाल है। 1955 में की थी राजभाषा आयोग की नियुक्ति। ठीक है। अब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं प्रश्नों को क्योंकि टाइम हमारे पास कम है भाई साहब। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच गठित किया गया था। कब किया गया था? वो किया गया था 2005 में। किसमें? 2005 में किया गया था। अब पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 29 को। इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत टैक्स लिया जाता है? किस पर टैक्स लिया जाता है? जो जीएसटी मतलब किस पे है और किस पे नहीं है? भाई साहब सीएनजी पे नहीं है, शराब पे नहीं है, पेट्रोल पे नहीं है। इसमें वही पहले वाले टैक्स वैट वगैरह और जो होते हैं कर, यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो कर लगते हैं। बाकी सोने की चीज़ पे जीएसटी ही लगता है, बाकी पर नहीं लगता जीएसटी। ठीक है। एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि को चित्रात्मक निरूपणों क्या कहते हैं यार? सिंपल है, आइकन बोलते हैं। जो फोल्डर वगैरह होते हैं, फाइल होते हैं, ऐप होते हैं, जो उसका चित्रात्मक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। ठीक है। लाख बहुसी पक्षी वर्ण किस राज्य में? लाख बहुसी कहाँ है? अपने यूपी में ही है। कहाँ है? यूपी में ही है। 32 देखें। निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी? बताओ कौन सी समिति थी जिसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी? वो थी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों का समूह था, इसकी स्थापना की गई थी। अभी मनरेगा से संबंधित आ गया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को आजीविका बनाने के लिए मदद करने के लिए यात्रा भत्ते के बिना उनके निवास के भीतर 100 दिनों की गारंटी और मजबूरी, मतलब कितने किलोमीटर के अंदर उसे रोजगार मिलेगा? कितने के लिए मिलेगा? वो मिलेगा 5 किलोमीटर के अंदर। ठीक है। 34वां देख लेते हैं। 34वां क्या बोला है? सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं भैया? हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर हम बोलते हैं उसको। प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 में क्या बोला है? निम्न में से कौन सा अपने आप में
संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। दालें, रोटी, चावल, दूध, सब्जी। अब किशोरों की बात हो रही है, किशोर बच्चे जो होते हैं उनके लिए कौन सा अपने आप में संतुलित है, मतलब सारी चीज़ के अंदर मिल जाए, वही हमारा दूध होगा। क्या होगा, एक सेकंड, दूध होगा, दूध होगा हमारा, ठीक है। 36 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 36 में क्या बोला है। पुलिस अधिनियम 1861, कौन सा, 1861 की धारा 36 के तहत परंतु में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। 5 बार से अधिक, 2 बार से अधिक अरे यार, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दंडित नहीं किया, भाई मेरे हिसाब से यार 1 बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा यार। इसमें ऑप्शन शायद है नहीं वो वाला, एक वाला। बाकी आपसे देख लेना, 36 का मुझे आंसर बताना बाकी आप। 37 देख लेते हैं, 37 में क्या बोला है। 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है, 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है, बताइए जी, बताइए बताइए बताइए। इसका भी आप आंसर कमेंट करना मेरे पास, ठीक है। आपको बता देता हूँ, वैसे मुझे इसका आंसर ये लग रहा है, भारतीय झंडा दिवस के रूप, जो हमारे आर्म्ड फोर्स हैं उसके झंडा दिवस के रूप में हमारे 11 अप्रैल मनाया जाता है। 38वां देख लेते हैं। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला CRPF अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से हैं, वो यूपी से हैं भाई साहब। अभी हुई है कुछ दिन पहले ही, पढ़ा होता आपने। 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नौसैनिक जहाज़ और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित की थी, वो कही थी मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। एक INS इम्फॉल और एक INS सूरत, ठीक है। करंट के क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादक संगठन EPO लॉन्च किया है, वो किया है 10,000। कितना किया है, 10,000। धन्यवाद भाइयों, पढ़ लेना अच्छे से, इन सवालों को देख लेना, आंसर देख लेना, ये आपके काम आने वाले हैं। इसी प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि भाई 2017 में जो पेपर हुआ था UPSI का, उसमें जो पॉलिटी आई थी वो अच्छे लेवल की आई थी 2021 की अपेक्षा। तो मैं सोच रहा हूँ जितने भी 2017 के जो क्वेश्चन हैं पॉलिटी के, उनको एक साथ में करा दूँ आपको अच्छे से, ठीक है। फिर कराऊँगा 2021 के, और ये 2 आपने लगा लिए 2017 के और 21 के। फिर इसके अलावा आपको पॉलिटी पढ़ने की कहीं और से ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद।